गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टील को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन चल रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है अभी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब यहाँ पर हेडिंग लिखवाऊंगा, सम ऑफ द मैकेनिकल properties of structural स्टील। ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी कुछ आपको पता भी है, कुछ चीज़ आपको नई भी देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला जो स्टील की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ, फर्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? अगर मैं स्टील की बात करूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, ये बेसिक प्रॉपर्टीज इनके बारे में पता होना चाहिए। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, कोई भी स्टील हो, हर स्टील के लिए वैलिड है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको डिनोट करती है? अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो it represents stiffness property of the material ये क्या जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स क्या है? इफ E इज मोर, यदि E ज़्यादा होगा, E इज मोर देन डिफॉर्मेशन विल बी लेस। इसका मतलब क्या? अगर E की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी मटेरियल के लिए तो उसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट भाई, अब E इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बराबर क्या हो गया? स्ट्रेस अपन में E। अब E की वैल्यू को बढ़ा दो, तो E की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो क्या होगा? स्ट्रेन की वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेसिक प्रॉपर्टी, शीयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शीयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये कितना होना चाहिए? जो G जो होता है स्टील के लिए, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या होती है इसकी वैल्यू? शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G से डिनोट करते हैं। G का मतलब इक्वल टू क्या होता है? 0.769 × 10⁵। देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आपको कईयों को याद भी होता है, लेकिन शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप कम ही याद रखते हो, लेकिन याद होनी चाहिए हमें वैल्यू, ठीक है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है 0.769, ठीक है। अब ये G होता क्या है एक्चुअल में? G इक्वल टू क्या होता है भाई? बेसिक अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो होता क्या है? शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, यही तो होता है। अगर आपने 100 में भी पढ़ा होगा तो शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, अगर मैं G की बात करूं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी। नेक्स्ट अगर ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दूसरी स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सारी। पॉइजन्स रेशियो कितना होता है? म्यू से डिनोट करते हैं। तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू 2 होती है यहाँ पर। एक होती है 0.3, ये कहाँ तक के लिए है? फॉर इलास्टिक रेंज। अगर मैं कहाँ तक की बात कर रहा हूँ? इलास्टिक रेंज तक की बात कर रहा हूँ, अप टू इलास्टिक रेंज या फिर फुल इलास्टिक रेंज। और अगर मैं बात करूँ प्लास्टिक रेंज के लिए, तो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? म्यू की वैल्यू, म्यू है ये आपका 0.5 फॉर प्लास्टिक रेंज। किसके लिए बात करेंगे? प्लास्टिक रेंज में अगर हमारी स्टील होगी, जो भी डिफॉर्मेशन होगा अगर वो प्लास्टिक रेंज में है तो म्यू की वैल्यू कितनी लेंगे? 0.5। और अगर हमारी डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक रीजन है तो म्यू की वैल्यू 0.3 होगी, ठीक है। तो ये दो वैल्यू निकल कर आ गई पॉइजन रेशियो के। पॉइजन रेशियो पता होना चाहिए आपको। पॉइजन रेशियो भी क्या होता है? पॉइजन रेशियो क्या होता है आपका? दैट इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेसिक फॉर्मूला है। अब ये सब नहीं समझाऊंगा मैं आपको। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको पता होना चाहिए कि लैटरल क्या होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, या फिर ये सब कुछ सुम का पार्ट है, यहाँ पे समझाने का पार्ट नहीं है। यहाँ तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टील स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सोम के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पर लेकिन डायरेक्टली वैल्यू मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है आपका स्टील का? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी वैल्यू अप्रोक्स क्या होती है? 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक होता है आपका मास डेंसिटी। मास डेंसिटी के बारे में आपको पता भी होगा, मास डेंसिटी कितना होता है स्टील का? मास डेंसिटी की अगर बात करूँ तो दैट इज इक्वल टू 7850 kg पर मीटर क्यूब, आपको पता भी होगा भाई। जब जो भी हम वेट निकालते हैं बार्स वगैरह का तो वहाँ पे हम डेंसिटी का यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मास डेंसिटी कितनी होती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। अभी आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट जो भी स्टील है वो कैसे एज्यूम किया जाता है? आइसोट्रोपिक मेटेरियल की तरह एज्यूम किया जाता है। आइसोट्रोपिक मेटेरियल का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इन ऑल द डायरेक्शन द प्रॉपर्टी विल बी सेम, और एक तरीके से होमोजीनियस भी इसको ट्रीट करते हैं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक दोनों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो स्टील है, स्टील is assumed to be an isotropic material. It means क्या हुआ? It possesses the same elastic and strength property on all axes. कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक्सिस पर अगर आप देखो तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी क्या मिलेगी आपको? सेम मिलेगी। तो स्टील को हमने कैसे अज्यूम किया? आइसोट्रोपिक। लेकिन ये चीज अगर मैं बात करूं कंक्रीट में, तो कंक्रीट में ये चीज वैलिड नहीं होती थी, नॉन होमोजीनियस है वहां पर, नॉन आइसोट्रोपिक है, इसलिए वहां पे स्ट्रेंथ में या फिर किसी भी चीज में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा वहां पर आपको। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो बात करें अगर मैं यहाँ पर स्टील की, तो स्टील में ये क्वालिटी है, खास बात है ये स्टील की। और ये एज्यूम क्या है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप परफेक्टली इलास्टिक है। वो परफेक्टली कोई भी चीज इलास्टिक नहीं होती, कोई भी मटेरियल इलास्टिक नहीं मिलेगा आपको परफेक्टली, बट अगर वो उसके पास भी पहुंच रहा है, उसके नियर पहुंच रहा है, तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं? इलास्टिक। तो एज्यूम किया गया है क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है। एज्यूम भी करते हैं तो उसके बिहेवियर को देख के करते हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो और हमने उसको एज्यूम कर लिया तो हमारा जो भी आंसर निकल के आएगी या जो भी एनालिसिस निकल के आएगी बिल्कुल गलत एनालिसिस आएगी। तो जो भी अजम्पशंस होता है वो उसके बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है, जो मटेरियल होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्टील में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो कार्बन का है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखा होगा आपने, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, या फिर आप बोलते होंगे हाई स्ट्रेंथ स्टील, माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ते होंगे। और आपको ये चीज ऑलरेडी पहले से ही पता है कि कार्बन कंटेंट को अगर हम आयरन के साथ में, यदि कार्बन कंटेंट को हम जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, आयरन कंटेंट, क्योंकि एलॉय है स्टील, क्या एलॉय है आयरन का, कार्बन का, तो जितना ज्यादा हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाएगी हमारी स्टील की, बट डक्टिलिटी कम होती जाएगी। डक्टिलिटी कम होने का मतलब है ब्रिटलनेस भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ब्रिटलनेस भी बढ़ रही है, उसके साथ में डक्टिलिटी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ आ गया? तो नेक्स्ट पॉइंट अब मेरा रिलेटेड है कार्बन से, इसी के अंदर ही क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, कार्बन हैज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस on the mechanical properties of steel। बता रहा है ना, देखो यहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील पे बहुत मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इसका काम करता है। कार्बन जो होता है मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो उसको अफेक्ट करेगा मैक्सिमम जो कार्बन कंटेंट होता है। तो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो कार्बन कंटेंट होता है इसके हिसाब से अब हम क्या क्या नाम देंगे स्टील को वो हम बताना चाह रहे हैं अब। तो आयरन और कार्बन, मतलब आयरन और कार्बन एलॉय, मतलब इसका मिक्सचर जो हमने तैयार किया है। आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग, आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग up to 2% carbon, up to 2% carbon are called कार्बन स्टील। क्या बोला जाता है? कार्बन स्टील बोल दिया जाता है। यदि हमारा कार्बन कंटेंट आयरन के साथ हमने कार्बन कंटेंट मिलाया और अगर हम दोनों का रेशियो देखें तो 2% हमारा कार्बन है। अब 2% अगर हमारा कार्बन है तो 2% कार्बन का मतलब यह है कि अप टू 2% जो भी एलॉय बन के तैयार हुआ, एलॉय का मतलब वो भी स्टील ही है, तो ये जो अप टू 2% है जो बन के तैयार हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? कार्बन स्टील बोल दिया। मतलब आयरन और कार्बन का मिक्सचर जिसमें कार्बन अप टू 2% हो, आयरन और कार्बन का मिक्सचर जिसमें आपका कार्बन अप टू 2% हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन स्टील, जिसको हम नॉर्मली स्टील भी बोल देते हैं। समझ आ गया? स्टील भी बोल दिया जाता है इसको। क्या बोल दिया जाता है? स्टील, सिंपली। अब यहां पर 2% तक की बात हो गई, लेकिन अब 2% पे भी डिवाइड कर रखा है हमने स्टील को, तो स्टील का हमारा नाम निकल कर आ गया यहां से स्टील। समझ आ गया? स्टील। अब कितने कितने टाइप की अगर मैं बात करूं स्टील, तो एक अगर आपने सुना होगा, एक होती है हमारे पास में लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, जिसको हम और भी क्या बोल देते हैं? माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। समझ आ गया? लो कार्बन स्टील होती है माइल्ड स्टील आपकी, जिसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बट स्ट्रेंथ कम होती है। अब आपको सारी चीज़ क्लियर हो रही होंगी यहाँ से। तो लो कार्बन स्टील मतलब कार्बन कंटेंट क्या है? बहुत कम है। अब कार्बन कंटेंट कितना होता है? अगर मैं सी की बात करूँ तो सी मतलब कार्बन कंटेंट बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज जो होती है वो लगभग 0.04% टू 0.3% तक होती है इसकी रेंज। अब कहीं कहीं किताब में आपको 0.25% भी मिल जाता है और यहाँ पे 0.05% मिल जाता है, तो ध्यान रखना वो कोई गलती नहीं है, वो वेरिएशन होता है, वेरिएशन होता है, तो इतना वेरी करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परफेक्टली आइसोट्रोपिक कोई मटेरियल नहीं होता परफेक्टली। या कहने का मतलब ये है कि लो कार्बन स्टील का मतलब यही नहीं कि मैंने उसको लो कार्बन बोल दिया कि 0.25 है तो लो कार्बन बोल रहे हैं, 0.30 है तो वो मीडियम में चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी रेंज होती है, तो 0.30 कहीं कहीं आपको 0.25 भी मिल जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, तो 0.04% टू 0.30%, ये क्या हो गया आपका? लो कार्बन स्टील। मतलब कार्बन कंटेंट बहुत कम है, अभी 2% तक नहीं पहुंचे, बहुत कम कार्बन कंटेंट है। अब इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है इसका मतलब ये वाली स्टील क्या हुई? लो कार्बन स्टील। मतलब ये स्टील सॉफ्ट स्टील कहलाएगी, जिसके अंदर डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी और ब्रिटलनेस कम होगी। समझ आ गया? इसका मतलब डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपने सुना भी होगा इसका नाम मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। इसमें जो कंटेंट होता है कार्बन कंटेंट वो कितना होता है? लगभग 0.30% टू 0.60%, 0.60%। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है। ठीक है, कि आपकी वेरिएशन क्या है? बढ़ती जा रही है, कार्बन कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। उसका मतलब कार्बन कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं तो अब हमारी डक्टिलिटी कम होती जा रही है, ब्रिटलनेस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट लास्ट अगर आपने सुना होगा तो एक आपने सुना होगा हाई कार्बन स्टील। क्या सुना होगा? हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील क्या होगी? जिसका अंदर कार्बन कंटेंट कहाँ से कहाँ तक होगा आपका? 0.60% टू 2%। कहाँ तक? 2%। स्टील हमने कहाँ तक लिया? जहाँ पे कार्बन कंटेंट 2% है, ऊपर लिखवाया तो है, ये देखिए ऊपर लिखवाया 2% तक, तो स्टील हमारी खत्म हो गई। तो 0.60% से 2% तक के लिए हाई कार्बन स्टील होती है। अब हाई कार्बन स्टील हो गई और आपकी मीडियम कार्बन स्टील हो गई और एक माइल्ड स्टील हो गई। समझ आ गया? तो इस हिसाब बिहाफ पर हम इनको नेमिंग कर देते हैं। माइल्ड स्टील, अब आपको समझ आ गया होगा माइल्ड स्टील कौन सी स्टील होती है। स्टील का ही पार्ट है बट उसमें कार्बन कंटेंट कम है, इसका मतलब उससे स्ट्रेंथ भी कम हो गया आपकी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी डाउट होगा वो आप पूछे लोगों मुझसे डाउट क्लास में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो आयरन और कार्बन का एलॉय है 2% तक तो बात कर ली। अब ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर 2% से ज़्यादा तो हम उसको क्या बोलेंगे? देखिए उसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है उसकी अगर परसेंटेज आपको याद होगी तो 2% से लगभग 4% तक के बीच में कार्बन कंटेंट होता है कास्ट आयरन के अंदर, जिसको कास्ट स्टील भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कास्ट स्टील। तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट एक कार्बन स्टील हो गया, नेक्स्ट कास्ट स्टील। तो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर हमारा आयरन और कार्बन एलॉय जो है हमारा
आयरन और कार्बन एलॉय, एलॉयज containing more than 2% carbon, 2% carbon content, 2% carbon content are called कास्ट स्टील। और कास्ट स्टील को ही और क्या बोल दिया जाता है? कास्ट स्टील, कास्ट स्टील, स्टील। और क्या बोल दिया जाता है इसको? कास्ट आयरन भी बोल दिया जाता है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। अब इसमें अगर मैं बात करूँ कास्ट आयरन में, तो जो कार्बन का परसेंटेज जो होती है वो लगभग अप्रोक्स कितनी होती है? 2 से 4% तक होती है, 2 to 4%। समझ आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पर पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके लिए हम काफ़ी कुछ इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक में मैं डाटा कंपाइल करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैंने वही चीज़ है कि अगर मैं कार्बन कंटेंट बढ़ा रहा हूँ तो हमारी डक्टिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है और ब्रिटलनेस बढ़ रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट पॉइंट, विद इंक्रीज, ये पता होना चाहिए आपको, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। विद इंक्रीज इन कार्बन, with increase in carbon content, the tensile strength and hardness of steel increases। स्ट्रेंथ क्या कर रही है आपकी? इंक्रीज कर रही है, हार्डनेस भी बढ़ रही है आपकी, increases, but ductility and toughness decreases। ये क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा, कम होता जाएगा, डक्टिलिटी और टफनेस, ठीक है। तो डक्टिलिटी के बारे में आपको पता है और टफनेस के बारे में आपको पता है कि कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, अप टू फेलियर पॉइंट, जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है मटेरियल के अंदर। सारा सोम का पार्ट है आपका, जो टफनेस वगैरह हम निकालते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी आपको पता ही है, जो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम डक्टिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ये मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वन बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? अब स्टील जो होती है हमारी, जो स्टील की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये स्टील में आपने देखा होगा कि इसके लिए एक दिक्कत ये होती है कि अगर वेदरिंग हो जाती है स्टील की, रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है स्टील के लिए। तो अगर मुझे वेदरिंग मतलब उसके कोरोजन और रस्टिंग से अगर स्टील को बचाना है, तो आपने एक नाम सुना होगा स्टेनलेस स्टील। वही स्टेनलेस स्टील हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर कोरोजन का खतरा ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन में हम क्रोमियम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? क्रोमियम। और अगर मैं आयरन में क्रोमियम मिला दूँ तो वो जो एलॉय बन के तैयार होता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ? स्टेनलेस स्टील। अब क्रोमियम क्या काम करता है? क्रोमियम क्या करता है? जो कोरोजन होता है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है कोरोजन होने से। स्टील को कोरोजन होने से रोकता है, उसकी रस्टिंग होने से रोकता है। समझ आ गया? ये भी कई बार पूछा जाता है, पता होना चाहिए नॉलेज बेसिस के लिए आपको कि क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड लेता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेनलेस स्टील is an alloy of iron and chromium। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? आयरन एंड क्रोमियम, कोमा क्रोमियम prevents the iron from corrosion। किससे रोकती है? कोरोजन से रोकती है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? कोरोजन को रस्टिंग बोल सकते हैं, रस्टिंग। कई जगह आपको रस्टिंग मिल जाएगा। समझ आ गया? तो स्टेनलेस स्टील के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ है। तो अब आपको एक आइडिया लग चुका है, जो आप नाम सुनते हो काफ़ी पॉपुलर नाम इस टाइप के, तो आपको पता चल चुका है कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या हैं। समझ आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने बेसिक प्रॉपर्टी समझ ली, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो भी मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। समझ आ गया? चलिए, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब हम आते हैं एडवांटेज की तरफ कि एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर्स क्या हैं, क्यों हम स्टील मेंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, स्टील मेंबर्स की ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ गई कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है
एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर्स, एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर्स, ऑफ स्टील मेंबर्स, क्या एडवांटेज होती हैं स्टील मेंबर्स की? चलिए देखते हैं कौन कौन से एडवांटेज हैं। तो मेन एडवांटेज तो आपको पता ही है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इसका साइज जो होता है, अगर मैं बात करूं साइज की, तो अगर मैं बात करूं इसका वेट और स्ट्रेंथ का रेशियो की, तो बहुत कम होता है। एक तो साइज भी कम होता है, और अगर मैं बात करूं इसकी वेट और स्ट्रेंथ की, वो भी कम होता है। अगर आप स्टील यूज कर रहे हो, तो जो आप वेट यूज कर रहे हो, जो स्टील का जो वेट है, उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं अदर मेटेरियल की बात करूं, मान लीजिए आप आरसीसी यूज कर रहे हो, तो आरसीसी में कंक्रीट भी है और स्टील भी है, प्योर स्टील तो नहीं है। अब आपने अगर आरसीसी की बात करो तो उसमें कंक्रीट है, तो किसी भी स्ट्रेंथ को लेने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है, जो भी स्ट्रेंथ आ रही है, उसको लेने के लिए आपने एक मास क्रिएट किया है। मतलब कंक्रीट जो होता है उसका खुद का बहुत ज्यादा वेट होता है, तो वेट भी ज्यादा है। ठीक है कि वो स्ट्रेंथ तो ले पा रही है, लेकिन वेट उसके हिसाब से उसका बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन स्टील में खासियत ये होती है कि कम वेट में हाई स्ट्रेंथ आपको अचीव हो जाती है। आप ज्यादा स्ट्रेंथ ले सकते हो, ज्यादा स्ट्रेसेस आप झेल सकते हो, समझ आ गया, बियर कर सकते हो। ये चीज है यहां पर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, द स्टील स्ट्रक्चर ई से हटा देता हूं थोड़ा, इज को सेंटेंस थोड़ा सही से बनाता हूं। द स्टील स्ट्रक्चर हैव steel structures have smaller weight to strength ratio। क्या होता है? द स्टील स्ट्रक्चर हैव स्मॉलर वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो, मतलब इसका जो वेट और स्ट्रेंथ का रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। इससे आप समझ क्या रहे हो कि वेट अपॉन में स्ट्रेंथ का रेशियो कम होने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब वेट की खुद में, अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट कम है और स्ट्रेंथ हमें क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। भाई अगर वेट घट रहा है, न्यूमरेटर घट रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रही है, कम मिल रही है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या मिल रहा है आपको, स्मॉलर मिल रहा है। समझ आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो चीज आपको समझ आ गई कि इसका मतलब स्मॉलर सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी हैवी लोड को लेने के लिए। इससे क्या समझ आता है कि इट मींस a steel member of a small section which has little self weight is able to resist heavy load। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स जो स्टील मेंबर है आपकी, उसका सेक्शन स्मॉल होगा, और स्मॉल सेक्शन होगा तो उसका सेल्फ वेट कम होगा, और सेल्फ वेट कम होगा लेकिन उसकी क्षमता होगी रेजिस्ट करने की हैवी लोड को। समझ आ गया, ये किसकी एडवांटेज हो गई। नेक्स्ट, सेकंड एडवांटेज। अब स्टील स्ट्रक्चर क्या है, डक्टाइल है नेचर में, तो इट इज मतलब स्टील की बात कर रहा है, इट इज अ डक्टाइल मटेरियल। स्टील क्या है आपका, डक्टाइल मटेरियल है। ये एडवांटेज है इसकी। डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या है, डज नॉट फेल, इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, डज नॉट फेल सडनली, जो सडनली फेल नहीं होगा। ये आपको पता ही है डक्टिलिटी का मतलब। नेक्स्ट, अब ये जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें हमें कोई 28 दिन का चक्कर नहीं है कि 28 दिन हमें वेट करना पड़ रहा है, या इतने दिन हमें वेट करना पड़ रहा है, हम क्यूरिंग दे रहे हैं या क्यूरिंग कर रहे हैं, उसके बाद में हम शटरिंग हटा रहे हैं, फिर ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वेट का कोई चक्कर नहीं है कि हम स्ट्रेंथ का कोई वेट नहीं करते कि स्ट्रेंथ अचीव होगी। यहाँ पर तो सीधे हमारे पास में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमारे पास में अवेलेबल है, बस उसको हमें क्या करना है, आपस में इंस्टॉल करना है।
असेंबल करना है और अपना स्ट्रक्चर बनाते जाना, इरेक्ट करना है, अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्पीडी वर्क होता है, जो रेट ऑफ इरेक्शन होता है वो फास्टर रेट से होता है। तो क्या कह सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। दे कैन बी इरेक्टेड एट अ फास्टर रेट से हम इसको इरेक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। क्लियर हो गया। अब दूसरी, नेक्स्ट, ये तो ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है स्टील स्ट्रक्चर, अगर हम इसको प्रॉपरली मेंटेन करें तो जो इसकी लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। मतलब एक ड्यूरेबिलिटी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, हाई ड्यूरेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, प्रॉपरली मेंटेन्ड स्टील स्ट्रक्चर्स हैव अ लॉन्ग लाइफ। आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, उसकी लाइफ ज्यादा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। प्रॉपरली मेंटेन का मतलब जो भी वेदरिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपोज टू एटमोस्फेयर तो है और आप उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस पर पेंट वगैरह अच्छे से कीजिए, ठीक है, उसके प्रॉपरली मेंटेनेंस ध्यान रखिए उसका पूरा। ये क्लियर हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो खास बात और क्या है, आपको पता ही है, स्टील हैज द हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू। मतलब अगर आप स्टील को बेचोगे, स्टील हैज द हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू। अगर हम स्टील को बेचते हैं तो उसकी स्क्रैप वैल्यू जो मिलेगी आपको वो ज्यादा मिलेगी, मैक्सिमम हाईएस्ट मिलती है। तो अगर मैं देखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, मकान हम जब तोड़ देते हैं, पुराना जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो कंक्रीट होती है उसको तो बल्कि हमें फेंकने के लिए उल्टा हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो ट्रॉली वाला आता है कि भैया इतने पैसे ले और ये फेंक के आ जा। लेकिन जो स्टील होती है उसमें से जो सरिया वगैरह निकलते हैं उसको हम अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट का मतलब इन प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो कुछ ना कुछ पैसे तो देके आपको जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं आपकी जेब से निकल रहा है। तो स्क्रैप वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपको मिल रही है। कंक्रीट की तो कोई भी स्क्रैप वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेटर क्वालिटी कंट्रोल होता है। आखिरी ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, मतलब एडवांटेज आपका, बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड लाइट इन वेट। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि वेट क्या होगा, लाइट मिलेगा आपको, और क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, वो बेटर होगा। जो आरसीसी के स्ट्रक्चर होंगे उससे ज्यादा बेटर होगा आपका यहां पर क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर हो रहा है यहां पर। तो ये जो चीज है ये आपको मैंने बता दी, एडवांटेज के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज भी खत्म कर लेते हैं। जब एडवांटेज खत्म कर दिया तो उसके भी 3-4 पॉइंट है, उसके बाद में हमारा ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, डिसएडवांटेज। कौन कौन सी डिसएडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं। देखिए आपको पहले ही अगर मैं डिसएडवांटेज बताऊं तो अगर आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया स्टील को तो एक्सपोज्ड कंडीशन में, एक्सपोज मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर। एक्सपोज्ड कंडीशन का मतलब होता है जो आपकी मेंबर होती है ओपन टू एटमॉस्फेयर होती है। तो एक्सपोज कंडीशन में क्या हो सकता है, जो भी आपकी स्टील होगी उसके ऊपर रस्टिंग आ जाएगी, कोरोजन आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी एज क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें प्रॉपर पेंटिंग की और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या बोलना चाह रहे हैं, पहला डिसएडवांटेज फर्स्ट, व्हेन इट प्लेस्ड, इट मतलब स्टील के बारे में बात कर रहा है, व्हेन इट प्लेस्ड इन एक्सपोज्ड कंडीशन, एक्सपोज्ड मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, एक्सपोज्ड कंडीशंस, they are subjected to corrosion. Therefore क्या इससे हम क्या बता सकते हैं कि when it plays exposed condition they are subjected to corrosion, therefore हमें frequent क्या जरूरत पड़ेगी, पेंटिंग की एंड मेंटेनेंस की। therefore they required
फ्रीक्वेंट पेंटिंग एंड मेंटेनेंस। क्या पेंटिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी? आपने देखा भी होगा, अगर हम स्टील की अच्छे से पेंटिंग करते रहे तो कोरोजन से हम बचा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे केमिकल्स होते हैं उसका डायरेक्टली अटैक नहीं होने देता वहां पर, तो कोरोजन से बच जाएगा। सल्फर अटैक वगैरह जो होते हैं, समझ आ गया। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि यदि किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो आग लगने की वजह से आपको पता होता है मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जो अगर मैं बात करूं स्टील का, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वैसे तो 1370 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, वो तो मेल्टिंग होता है जिसमें मेल्ट कर जाती है। लेकिन अगर मैं हीट की बात करूं तो अगर हीट की बात करूं तो अगर मेरा 550 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमारी हीट पहुंच गई, मतलब टेम्परेचर पहुंच गया, तो उस टाइम में हमारी जो 65% स्ट्रेंथ होती है बस वही बचती है, 35% हमारी लॉस हो चुकी होती है। और अगर ये वैल्यू लगभग 850 तक पहुंच जाती है तो हमारी सिर्फ 15% स्ट्रेंथ बचती है और 85% स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाती है, खत्म। तो ये एक फायर रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है स्टील का, और हीटिंग प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, मतलब हीट बहुत ज्यादा फैलाता है, आसपास के स्ट्रक्चर को भी अपने हीट से ही राख बना देता है स्टील जो होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं वो आप समझिए। इट नीड फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। क्या जरूरत पड़ेगी? फायर प्रूफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, विच इंक्रीजेस, लेकिन क्या होगा इससे, विच इंक्रीजेस कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है इस वजह से। अब बात अगर आती है तो अगर मैं एक अंदाजे से बताऊं जो प्रैक्टिकली देखा गया है, एट 538 डिग्री सेल्सियस, लगभग 538 डिग्री सेल्सियस पे 65%, मतलब स्ट्रेंथ जो बची है वो बता रहा है 65%, एंड एट 871 डिग्री सेल्सियस 15% ऑफ स्ट्रेंथ रिमेन्स। समझ आ गया? 538 डिग्री सेल्सियस पे 65% और 871% पे 15% ऑफ स्ट्रेंथ खाली क्या बच जाती है, मतलब और सारी हमारी स्ट्रेंथ जो है वो अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, जो भी उसकी स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट, अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसके लिए जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए हमें कौन सी लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। कौन सी लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई। और हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हाई होता है। स्टील स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो देखा भी होगा आपने, बहुत महंगे स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे। भाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हाई होगा। जितना ज़्यादा आप स्टील यूज करोगे उतना ही महंगा पड़ेगा आपका स्ट्रक्चर। समझ आ गया? एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई, ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज मेनली जो होती हैं, और उसके एडवांटेज मैंने बता दिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडवांटेज बहुत ज़्यादा है स्टील के, और डिसएडवांटेज ऐसी हैं जो हम इसको खत्म कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें देखो, तो कॉस्ट वगैरह हो गए, तो कॉस्ट तो भाई जब आपको हैवी स्ट्रक्चर चाहिए, हैवी का मतलब क्या है कि आपको हाई स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी, इसके एडवांटेज इतनी ज़्यादा है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि डिसएडवांटेज यहाँ पे कोई रोल नहीं रह जाता। इसलिए स्टील में जो डिसएडवांटेज है, ठीक है हमने इसको कंसीडर कर लिया, इस हिसाब से हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन एडवांटेज का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम स्टील को यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। तो इसके एडवांटेज के आगे डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये स्टील स्ट्रक्चर में आज हमने एडवांटेज देख ली, डिसएडवांटेज देख ली, और सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए आगे। ठीक है, आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टील के। अब यहीं पे खत्म करते हैं इसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।